जब से एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे इन लोगों ने देखा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो ए क्लास इंडस्ट्रीज थी एयरपोर्ट के कारण, वो आज अपने नोएडा और यमुना की तरफ मूवमेंट लेने जा रही हैं। आज संगठित अपराध पे कुठाराघात हुआ है। आज संगठित अपराध, अब से पूर्व में जहां जहां भी हम जाते थे तो पहले जो बड़ा केबल बिछाने वाला, बड़ा उद्योगपति, बड़ा बैनराइज वाला, बड़ा खनन वाला, पहले एक डॉन के पास जाता था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया होगा मुमताज की याद में, लेकिन जली कोठी का बैंड, नादिर अली का बैंड पूरी दुनिया में जाता है तो घर घर मुमताज जाती है। ऐसा मेरठ आज अपने पंख बाहर कर उड़ने की ओर जा रहा है। तो चलिए विकसित यूपी बैठक के अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसकी थीम है यूपी का प्रगति पथ। तो जैसे कि नाम ही बताता है, वो रास्ता जो उत्तर प्रदेश को प्रगति की तरफ आगे लेकर जाएगा, विकास की तरफ आगे लेके जाएगा। अब विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना योगदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी सरकार का क्या विजन है, क्या रोड मैप है, ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, उनको हम सीधा बिना देर के स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। नरेटको यूपी के वाइस प्रेसिडेंट और अंतरिक्ष ग्रुप के चेयरमैन राकेश यादव जी, मेरठ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के वाइस प्रेसिडेंट कमल ठाकुर जी, और इंटरव्यू करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी रजत जी का। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट और समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस। सबसे पहले राकेश जी और कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। सर, सवाल मैं आपसे पूछने से पहले ये जो हमारे व्यूअर्स और ऑडियंस बैठे हैं इनको एंगेज करना चाहूँगा। आपको पता है कि पिछले एक साल में अगर एसेट क्लासेस देखो, अलग अलग एसेट क्लासेस जो होती हैं जैसे कि सोना, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ पर डिलीवर हुए हैं? कोई बता सकता है? मतलब कोई भी बता सकता है अगर आप किसी ने देखा हो तो। चलो एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि पिछले एक साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत शूट अप कर गए हैं। आपके पेरेंट्स को जरूर पता होगा कि जिसने भी यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, स्पेशली नोएडा बेल्ट में कर रखी हो, तो कैसी तूफानी तेजी आई है। और ऊपर से सोना चांदी वो अलग सेगमेंट है, उसको कभी और कवर कर लेंगे। आज हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं और दो वरिष्ठ जानकार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इंडस्ट्री को बहुत बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और सालों साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास जाता हूँ क्योंकि आप चेयरमैन हैं अंतरिक्ष ग्रुप के और वीपी हैं नरेटको के। ये सर टर्निंग पॉइंट क्या था नोएडा के रियल एस्टेट में, इतना स्ट्रॉन्ग बूम क्या? क्योंकि हम हमेशा सुनते थे कि गुड़गांव बहुत क्लास है, ज़बरदस्त रियल एस्टेट मार्केट वहाँ पर देखने को मिल रही है। अचानक से नोएडा क्या गुड़गांव के बराबर आ गया या फिर एक्सीड कर गया? देखिए, गुड़गांव के मुकाबले में यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो नोएडा बहुत बेहतर प्लानिंग के साथ डेवलप किया है। आप गुड़गांव में देखेंगे वाटर लॉगिंग की समस्या है, रोड्स की कनेक्टिविटी की समस्या है, और सेक्टर टू सेक्टर इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ का रियल एस्टेट बढ़ने के कुछ रीजन थे जिनको मैं भी आपके सामने बताऊंगा। और जो नोएडा का रियल एस्टेट की बात आप करते हैं, आज जब देखिए ज़्यादा ग्रोथ हमारे यहाँ आया है जब से आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट में बूम आने का एक विशेष रीजन था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में सैलरीज पैकेज अच्छे मिलते थे। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, 3 कैटेगरी की आईटी सेक्टर्स हैं। ए क्लास गुड़गांव शिफ्ट किया, बी क्लास और कुछ ए क्लास बेंगलोर शिफ्ट किया, और सी क्लास और बी क्लास हमारे यहाँ नोएडा आईटी सेक्टर्स डेवलप हुए। लेकिन आज जब से एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे इन लोगों ने देखा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो ए क्लास इंडस्ट्रीज थी एयरपोर्ट के कारण, वो आज अपने नोएडा और यमुना की तरफ मूवमेंट लेने जा रही हैं। जैसे कोई चीज़ एयरपोर्ट वगैरह डेवलप होता है, आज किसी भी कंट्री का सीईओ जब चलता है विदेश से, वो कहता है मैं वहाँ जाकर स्टे करूँ जो मेरे एयरपोर्ट के नज़दीक हो, मेरी इंडस्ट्रीज़ के साथ हो, जहाँ भी वो अपनी आईटी सेक्टर, अपना ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस जो भी आप बनाते हैं।
तो जो सबसे बेहतरीन रीजन है वो आपका एयरपोर्ट है। उसके कारण आज जैसे कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस एयरपोर्ट के क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। एक आपने देखा होगा, एक ट्रायंगल बनती है। कोई भी विदेशी जब दिल्ली आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले दिल्ली आता है, फिर वो आगरा जाता है, फिर वो जयपुर और राजस्थान होकर के वापस दिल्ली आता है, या फिर बॉम्बे की तरफ मूवमेंट लेता है वहाँ के एयरपोर्ट से। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, सबसे पहले वो जेवर उतरेगा, रीजन ताजमहल उसके साथ में, उसके बाद में वो राजस्थान होता हुआ वापस आपका दिल्ली आएगा। तो उसका एक अलग जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, वो एक बड़ा भारी मिराकल चेंज आएगा। जो आप जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि इतना चेंज आ गया, आप गुड़गांव और नोएडा को भविष्य में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन है जो प्लान डेवलपमेंट है। नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना प्लान डेवलपमेंट है, इसके अंदर किसी एजेंसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नोएडा के अंदर क्या है, इंडिविजुअल आप लैंड लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसको डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। वो उस स्टेट का एक नेगेटिव पार्ट है। डेवलपमेंट अच्छा है, रेट अच्छे हैं, लैंड ऑर्डर अच्छा है, लैंड ऑर्डर गुड़गांव का अच्छा है, तो यूपी का भी आज के दिन बहुत बेहतरीन लैंड ऑर्डर हो गया है, जो उसके कंपैरिजन में यूपी का भी अच्छा हो गया। दूसरा रीजन क्या है, जितनी भी कनेक्टिविटीज़ हैं, आज यमुना एक्सप्रेसवे से बॉम्बे एक्सप्रेसवे आपका कनेक्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में आप और चेंज करेंगे, 35 मिनट से के अंदर आप गुड़गांव पहुंच जाएंगे नोएडा से। जैसे फरीदाबाद की कनेक्टिविटी ब्रिज बनने लग रहा है, उससे आप गुड़गांव 35 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो जो डिस्टेंस का या किसी चीज़ का डिफरेंस था, रेट का डिफरेंस था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक इतनी बेहतरीन प्लानिंग जो कि देखिए समय समय पे जो भी अधिकारी आए अथॉरिटियों में अच्छा काम किया सभी ने, और हम अपनी तारीफ क्या करें, हम लोग इसको डेवलप करने वाले हैं। सब बिल्डरों ने मिल करके आप लोगों के सहयोग से यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेट नोएडा डेवलप करने में कहीं ना कहीं डेवलपर्स का भी एक योगदान है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे अधिकारियों ने उसको वेल प्लान बनाया कि किसी प्रकार का कनेक्टिविटी वहाँ गुड़गांव का जो आपने चर्चा करी, उसमें नेगेटिव पार्ट क्या है कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। यहाँ वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं, दो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि वेल प्लान्ड है। तो वेल प्लान्ड है और कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है नोएडा में। जी जी। प्राइस पॉइंट्स में आऊँगा सर, प्राइस पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो रहा था वो तो पीछे रह गया। लेकिन मैं पहले कमल जी के पास जा रहा हूँ जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन मेरठ के। तो सर मेरठ आज से 10-15 साल पहले का मेरठ और अभी के मेरठ में क्या बदलाव हो गया रियल एस्टेट मार्केट में? कहा जाता है डर बहुत लगता था यहाँ पर रियल एस्टेट में पैसा लगाने में, अब क्या ड्रास्टिक चेंज आया है सर, और योगी सरकार की नीतियों का क्या फ़ायदा हुआ? ये जो अभी आपने विषय रखा योगी की नीतियां, तो अब से पूर्व में हम लोग वैसाई वर्ग से जुड़े लोग मेरठ के अनेक क्षेत्र में चिंता करते थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रामलीला, रासलीला, बांटमा, अपश्रम विभाग, आबकारी, मंडी शुल्क, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सभी प्रकार का कर देता था यूपी का वैसाई। दिक्कत तब आती थी जब गुंडा टैक्स मांगा जाता था। आज संगठित अपराध पे कुठाराघात हुआ है। आज संगठित अपराध अब से पूर्व में जहां जहां भी हम जाते थे तो पहले जो बड़ा केबल बिछाने वाला, बड़ा उद्योगपति, बड़ा बैनराइज वाला, बड़ा खनन वाला, पहले एक डॉन के पास जाता था। अब से पूर्व में एक न्यायपालिका होती जो लिखित आदेश पारित करती थी कि ये चीज आज तक को दी गई, ये चीज मुझे दी गई। उसके बाद जिले का एक कप्तान होता था जिसे हम एसएसपी कहते थे, उसके यहाँ निर्णय होता था। एक जिलाधिकारी होता था, उसके यहाँ एक निर्णय होता था, ये गलत है, एक सही है। एक कक्षा 8वीं फेल एक डॉन, उसके यहाँ भी एक पंचायत लगती थी। हम तीनों के जो न्यायपालिका ने आदेश दिया, कप्तान ने आदेश दिया, जिलाधिकारी ने आदेश दिया, वो तीनों आदेश दब जाते थे। उस लोकल डॉन का अनुपालन हो जाता था। आज देश बदला है, आज प्रदेश बदला है, आज उत्तर प्रदेश बदला है। मैं 2 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। बजट पारित हो रहा है, सब लोग टीवी पे सुन रहे हैं। गडकरी सीधा इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों से कि बताइए इसके बारे में क्या कहना। एक व्यक्ति हैदराबाद से फोन मिलाता है।
हैदराबाद से फोन मिलाने के बाद कहता है कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने हैदराबाद में प्रधानमंत्री आवासीय योजना बनाई है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने कहा था कि इसको बनाने के लिए आप लोग आ गए। बताना चाहता हूं गडकरी जी ने उत्तर उसको क्या दिया। उसने कहा आप कहां से बात कर रहे हैं? उसने कहा मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा हैदराबाद तो एक बड़ा शहर है, महंगी जमीनें हैं, वहां आपने प्रधानमंत्री आवासीय योजना क्यों बनाई? आप मेरठ आओ ना, जहां हम करोड़ों रुपए, करोड़ों लाख करोड़ की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है वहां पर आपको जमीन सस्ती मिलेगी और बनाने के लिए एक अलग क्षेत्र मिलेगा। और गडकरी जी ने इसलिए कहा कि मेरठ आओ, एक लंबे समय बाद किसी व्यक्ति ने कहा मेरठ आओ, वरना मेरठ पुरातत्व का एक ऐसा शहर है जहां पर लोगों ने कहा कि मेरठ आना ही चाहिए था। हमने पूरी दुनिया पर राज किया, हस्तिनापुर से किया, मेरठ के नजदीक है। पूरा हमने सल्तनत, पूरा हिंदुस्तान सयोज, जहां से हस्तिनापुर से बात कहां आई? एक व्यक्ति ने कहा यार 5 गांव हमको दे दीजिए, हमें रोजी रोजी का पालन करना है। उसने कहा 5 भी नहीं मिलेंगे, धर्म अधर्म का युद्ध हुआ, पूरा हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा। मंदोदरी मेरठ से थी, रावण ले गए उठाकर मां सीता को। मंदोदरी ने कहा नहीं, एक तर्कपूर्ण नहीं है, आप किसी की स्त्री का हरण नहीं कर सकते। तो उसने कहा नहीं, रावण एक प्रकांड पंडित है, उसे कौन सिखा सकता है भाई। लेकिन फिर एक धर्म अधर्म का युद्ध हुआ, मां सीता वापिस आई। 1857 में फिर एक मंगल पांडे शहर से निकला, उसने कहा गुलाम परिधि के अंदर मैं गाय का कारतूस नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने ये तो चलाना पड़ेगा। आप देखिए 1857 में उस व्यक्ति ने बुगुल बजाया और 1947 में हम आजाद हुए। उसी मेरठ को अब दोबारा पहचाना गया है और दोबारा से वो बयार आई है। ऐसा कोई विकास की परिधि नहीं है। फ्रेट कॉरिडोर 46,000 करोड़, मेरठ दिल्ली 48,000 करोड़, प्रयागराज 46,000 करोड़, मेरठ दिल्ली 1800 करोड़, फ्रंट कॉरिडोर के बाद जो हमारा ईस्टर्न पेरिफिक है 2700 करोड़, उसके बाद मेरठ दिल्ली है, मेरठ करनाल है, मेरठ गढ़ है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो मतलब 1,40,000 करोड़ से मेरठ का विकास हो रहा है। ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी। अभी मैं देख रहा था कि जब मेरी बात हुई थी, जिस संवाददाता से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा आज कार्यक्रम में कौन कौन आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा अवनीश अवस्थी जी भी आज हमारे मध्य रहेंगे। तो मैं जब वो डीएम थे, एक वाक्या उनका सुनाना चाहता हूं 30 साल पहले का। हम लोग उनके कार्यालय में व्यापारियों की समस्या लेकर गए, समस्याओं पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उन्होंने पूछा, जब चर्चा हमारी समाप्त होगी, कि मेरे एक परिचित है, उनका एक फोन आया। वो पूछ रहे हैं क्या मारुति 800 में कोई रानी कलर आया है क्या? तो मैंने एक व्यापारी से पूछा कि भाई क्या मारुति 800 में रानी कलर आया है क्या? उसने कहा नहीं आया। तो जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी ने कहा कि क्या इनका गाड़ी का शोरूम है? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे इनको कैसे पता कि रानी कलर बाजार में है या नहीं? तो मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा व्यापारी जो है आबूलेन पर इसकी दुकान है, और जब शहर में नई गाड़ी आती है और नई घरवाली आती है तो आबूलेन का चक्कर जरूर लगाती है। इसे पता होता है नई गाड़ी कौन सी है शहर में और नई घरवाली कौन सी। ये 32 साल पुराना वाला जो श्लोक था वो पहुंचता पहुंचता इधर विधानसभा पहुंचा और उधर लोकसभा पहुंचा। जब मैंने कहा कि केवल जब हमारे पास आबूलेन एक ऐसा था, दिल्ली का कनॉट प्लेस जैसा हमारे माथे का तिलक था व्यापारियों के लिए, जो भी आदमी आता था एक बार आबूलेन जरूर जाता था। आज ये दोनों बातें हिंदुस्तान की लोकसभा ने सुनी है, आज ये दोनों बातें प्रदेश की विधानसभा ने सोची है। अब जो भी एनसीआर में डेवलपमेंट होता है तो मेरठ के चक्कर की ओर लगा कर जाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, ऐसा मेरठ बनने जा रहा है, ऐसी मेरठ की परिभाषा बनने जा रही है। आपको पता होगा अब तक हम सब लोग, मेरठ स्वयं संघर्ष कर रहा था। जितने लोग थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पढ़े, जहां भी पढ़े, अपार सफलता है। अब पहली बार लगने लगा है कि हाँ हमको कुछ मिला है, पहली बार लगा है कि हाँ मेरठ को कुछ प्राप्त होने लगा है। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम पूरी दुनिया में मेरठ स्पोर्ट्स बेचता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे एशिया में हम गोल्ड बेचते हैं, स्वर्ण आभूषकारी का काम करते हैं। पूरे भारत में हम कृषि यंत्र बेचते हैं, पैंट और कोट में लगने वाला जीप पूरे भारत को हम बेचते हैं। ऐसे अनेकों स्प्रिंग हम पूरे भारत को बेचते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया होगा मुमताज की याद में, लेकिन जली कोठी का बैंड, नादिर अली का बैंड पूरी दुनिया में जाता है तो घर घर मुमताज जाती है। ऐसा मेरठ आज अपने पंख बाहर कर उड़ने की ओर जा रहा है। समझिए, तो ऑडियंस की खुशी से जाहिर है कि आपके जो कमेंट्स आए वो बहुत ही पसंद आ रहे हैं। लेकिन
सर मेरठ में आप बोल रहे हो छोटा कारोबारी अब निकलना नहीं चाहता है यहाँ से। हम कहते थे ना छोटे शहरों से फिर बड़े शहर की तरफ आएंगे और वहाँ के रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेंगे। छोटा सा अगर आप यहाँ पर समझा पाएँ जवाब के तौर पे कि क्या वाकई मेरठ की अब आप समझते हो कि प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है? टियर 2 टियर 3 शहरों की रियल एस्टेट मार्केट उत्तर प्रदेश में क्या बूम कर सकती है? हाँ, मेरठ का भविष्य आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, बहुत आकर्षण, बहुत चरम की ओर है। अभी तक हम सब लोग क्या थे कि आर्थिक तंगी से भारत बढ़ रहा था, जीविकोपार्जन का साधन सभी लोग, अब यूथ बैठा है, शिक्षा पाएगा, कलम लगाएगा, कलम की ताकत के आधार पर विस्थापित होगा, जहां रोजी रोटी मिली गए वहां जाएगा। लेकिन जो मेरा अभी 5-6 साल का अनुभव है, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली वो व्यक्ति जाता है जिसको पूरे भारत में गार्जियन कह देते हैं घर में नहीं रहना है, गांव में नहीं रहना है, आप 18,000 की नौकरी करो, आप 26,000 की नौकरी करो, मेरा गांव और मेरा शहर छोड़ दो, वो चला गया। जो लोग अब धीरे धीरे जिनका रीच लगभग ठीक हो गया है, उनको पता है दादा, बाबा, नाना, ताई, चाचा, चाची के शहर की क्या मार्तत्वता है। आज बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, लोग दिल्ली, गाजियाबाद से मेरठ आने की बात कर रहे हैं। अब से पहले मेरठ किस बात की चिंता करता था? मेरठ केवल इस बात की चिंता करता था, शामली, बड़ौद, सरदना, मवाना, ग्रामीण क्षेत्र से जैसे ही उस पर ईश्वर की कृपा होती थी वो मेरठ आता था। आज जो लोग विस्थापित हो गए 3 साल बाद, वो रिटायरमेंट की ओर हैं, उनको लगता है कि हमें छुट्टी आने के लिए 4 घंटा लगता था, अब 45 मिनट में हम मेरठ उतर रहे हैं, हमको अपने शहर में रहना है। कारण क्या है कि वहां पर जो भी व्यक्ति आ रहा है, आप पूछो अगर जितने यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोग हैं, सामने कौन रह रहा है? 10 साल से व्यक्ति रह रहा है, उसको यही नहीं पता मैं कहाँ रह रहा हूँ। हमारे छोटे शहरों में हमको पता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये कैसा है, किसका क्या है, होली है, दिवाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्षमा चाहते हुए बताना चाहता हूँ कि इसके मार्तत्व को मैंने एक छोटे से संस्मरण में साझा कर रहा हूँ, मैंने कितनी बारीकी से पढ़ा है। एक डॉक्टर साहब थे, दोनों बच्चे IIT करके, एक इंग्लैंड चला गया, एक UK चले गए। मोहनपुरी में उनका आवास से 500 गज का घर था, दोनों पति पत्नी वृद्ध सामने सोफा डालकर बैठ जाते थे। एक दिन उनका बेटा अमेरिका वाला आया, बच्चा छोटा था तो उसने कहा बाबा साइकिल चलानी है, तो कह रहा बेटा साइकिल चला के आ। तो जब वो साइकिल चलाने लगा तो उसके 3-4 बटन यहाँ से खुले हुए थे और साइकिल निकालता, इतने उसका पिता आया तो उसने कहा कीप इट बटन बेटा, इसको बंद करो, बटन ऐसे खोल के थोड़ी साइकिल चलाते हैं। तो वो कह के चला गया। बाबा ने कहा तू सारे बटन खोल इसके, तब चला साइकिल। तो उनका जो पड़ोसी बैठा हुआ था उसने कहा सही तो समझा के गया है पिता, ऐसे बटन खोल के कौन साइकिल चलाता है? तो उसने कहा मैंने दोनों बेटे पढ़ा के विदेश भेज दिए, इसको मवाली बनाऊंगा, मेरे साथ रहेगा, दादी बाबा का प्यार इसी से प्राप्त करूंगा। ये शहर माटी का मार्तत्व जानता है। जिसने ये चीजें नहीं अनछुई की हैं उसे पता है मेरठ क्या है। जो अपने गांव से लौटते हैं, होली दिवाली, पूर्वांचल से पश्चिम जाते हैं, पश्चिम से पूर्वांचल आते हैं, उन्हें पता है होली दिवाली के अपने परिवार का दर्द क्या है। उन्होंने बताया बाद में कि मेरे दोनों जब बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए थे, मेरे ढोल नगाड़े बने थे, सब जगह मिठाइयाँ वितरण हुई थी। अब सामने जो मेरे क्लर्क रहता है, जो रोडवेज में सर्विस करता है, जब होली पर वो 2 घूंट लगा के मेरे घर के आगे नाचता है और उसकी पत्नी एक छोटी सी गुंजिया की प्लेट मेरे यहाँ भेजती है, तब मेरी होली होती है। जब उसके बच्चे पटाखे बजाते हैं तब मेरे घर की दिवाली मनती है। ये शहर उस वातावरण का शहर है। यहाँ पर पता है हरिया की लस्सी कहाँ मिलती है, यहाँ पता है यहाँ छोले की चाट कहाँ मिलती है। वहाँ पर केवल इस बात का संघर्ष है कि मेरा 42,000 का पैकेज कब 66,000 में जाए, जिसको 66 लाख मिल रहा है कब करोड़ में जाए। अपने निजी परिवार में आने का मजा क्या होता है, अपने निजी शहर में रहने का मजा क्या होता है। इस डेवलपमेंट के बाद जो दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद से लोग वापस आएंगे, उन्हें पता होगा कि अपने शहर की माटी का क्या प्यार होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। राकेश जी, आजकल के जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जब वो रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं तो उनको कुछ नया चाहिए, जो बिल्डर अब प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट के तौर पे उनको ऑफर कर रहे हैं। हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, पहले 40-60 लाख के आ जाते थे घर, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट देखो तो वो अब 1 करोड़ से कम का कोई घर नहीं दिखता, 2 BHK फ्लैट, स्पेशली नोएडा में। ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और ये जो लग्जरी सेगमेंट में बिल्डर्स उतर रहे हैं, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। और सर अफोर्डेबिलिटी फैक्टर तो खत्म हो गया, अब तो किसी के बजट से बाहर निकल चुकी रियल एस्टेट। 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे अभी, तो आप सोचना आपको सैलरी कितनी चाहिए होगी अपनी EMI चुकाने के लिए। 7 करोड़, 6 करोड़ से कम के घर पसंद नहीं आते आजकल युवाओं को। सर ऐसा क्या आप ऑफर कर रहे हो? देखिए, जब आम आदमी की
परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसका टेस्ट भी इंक्रीज होता है। पहले 2019 से पहले, कोरोना 2020 की बात कर सकते हैं, 20 से पहले आदमी जैसा है वैसा है, पैसा जोड़ने के चक्कर में ज़्यादा लगता था, खर्चा कम करता था। जितना कैश फ्लो का सर्कुलेशन होगा, कोरोना काल के बाद में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आदमी अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है। पहले क्या था, पैसे को डंप ज़्यादा करता था, यूटिलाइजेशन कम करता था। ये जो आप पिछले दिनों लोगों ने कहा साहब ये प्रॉपर्टी में इसके कोरोना के बाद में बूम क्यों आया है, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा आ गया है। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ जब तक नहीं हो सकती जब तक कि आम आदमी की परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं होगी। अब जैसे 2 टायर सिटीज़ हैं, 3 टायर सिटीज़ हैं और विलेज हैं। 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द सिटीज़, 80% इन द रूरल। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जैसे कि भाई साहब ने बताया, मेरठ था, यहाँ से लोग सर्विस करने के लिए दिल्ली नोएडा जाते थे तो कोशिश करते थे इंदिरापुरम या नोएडा में अपना घर ले लें। रीजन, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। आज 40, 45, 50 मिनट में, 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यार क्या डिफरेंस है, मैं यहीं पर अपना शिफ्ट कर लूँ। जब वो यहाँ रहेगा तो दिल्ली से कमाया हुआ पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ करेगा, सामान यहाँ खरीदेगा, सारी चीज़ें यहाँ की ग्रोथ होंगी, तो ऑटोमेटिक ये इंक्रीज होता जाएगा। तो जो आप अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, अब देश बदल रहा है, और जब देश बदलता है तो लग्जरी भी आएगा। आप विदेश में जाते हैं, स्पेस कम हो लेकिन चमकता। नोएडा की प्रॉपर्टी प्राइसेस तो दुबई को compete करने को आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आज मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, जहाँ डायनेस्टी होगी वहाँ रियल एस्टेट के भाव होंगे, जहाँ डायनेस्टी नहीं होगी रियल एस्टेट नहीं होगा, भाव नहीं होंगे। रियल एस्टेट होगा लेकिन भाव नहीं होंगे। ये आज जैसलमेर की बात करें तो वहाँ करोड़ों के भाव कहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि डायनेस्टी नहीं है। आपके नोएडा में आज रोजगार है, व्यापार है, तो आज आप उसके अफोर्ड कर पा रहे हैं, तब रेट है। अब जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, वहाँ क्या भाव था, आज आप जाकर देखिए क्या रेट आ गया। क्यों? वहाँ डेवलपमेंट हो गया। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होता जाएगा रेट इंक्रीज होते जाएंगे, लोगों के कमाई के साधन बढ़ते जाएंगे। बेसिकली कोई भी कंट्री जब तक नहीं ग्रोथ कर सकता, जैसे आपका उत्तर प्रदेश को 15 साल पहले किस राज्य में गिनते थे? बीमार प्रदेश में। आपके पास डाटा होगा, आप लोग डेली चलाते हैं। आज बीमार राज्य में नहीं, जो अग्रणी राज्य हैं उनकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, प्रदेश को विकासशील आज हमारा उत्तर प्रदेश है, आगे ग्रोथ करने के बीमार राज्य से अब हम एक अच्छे राज्य की तरफ, अग्रणी राज्य की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसमें हर नागरिक का, सरकार का, सभी का योगदान होता है, पर्टिकुलर किसी एक का नहीं। सभी लोग मिलकर के प्रदेश को डेवलप कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर जिस तरह का आज आपने सेमिनार रखा है, ताकि लोगों में ये मोटिवेट हो कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी जगह जो काम करते हैं, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर 300 टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज, जहाँ रियल एस्टेट ग्रोथ करता है 300 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ करती हैं। ग्लास बनाने वाला ग्लास करता है, एल्यूमिनियम वाला एल्यूमिनियम करता है, रोडी बनाने वाला रोडी करता है, कारपेट करने वाला कारपेट कर, 300 टाइप की इंडस्ट्रीज को रोजगार मिलता है। तो जो आप ये देख रहे हैं कि लोगों में चमक आ रही है, पेमेंट आ रही है, चमक भी आएगी। जहाँ पैसा लगता है वहाँ चमक तो दिखती है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो जैसे जैसे हमारे स्टेट में, विलेज में, शहर में ग्रोथ होगा तो वो लोग अफोर्डेबल की बजाय लग्जरी लेना चाहेंगे। लेकिन अब एक अच्छा काम आपने बताया कि ज़रा ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जीएसटी से रियल एस्टेट में जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं
रॉ मटेरियल के कॉस्ट में इम्पैक्ट आया। जैसे सीमेंट है 28 से 18 कर दिए, ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। जीएसटी का कटौती का जी, फायदा जी, रॉ हाँ जी। मटेरियल के कॉस्ट वो एक्चुअली कस्टमर तक पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कोई कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन सर कौन सी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश की कौन सी बेल्ट में आने वाले समय के लिए बहुत तेजी से प्राइसेस अप्रिशिएट कर सकते हैं? देखिए, क्या मैं वो, आपको बताऊं, आप यमुना एक्सप्रेस वाली बेल्ट होगी या फिर कोई और? मैं आज आपको बता दूं, आज आपकी ग्लोबल मार्केट हो चुकी है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यमुना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, दूसरी जगह ग्रोथ करेगी। आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी कनेक्टिविटी अच्छी होगी वहाँ 3-4 करोड़ रुपए एकड़ का भाव जा चुका है। जो कि 20-30 लाख रुपए एकड़ था, वहाँ 3-4 करोड़ रुपए का भाव जा चुका है। रहा जैसे कि अब आपका यमुना एक्सप्रेस वे पे एयरपोर्ट आता है, तो ये पूरी बेल्ट को एक 10-20 किलोमीटर का इफेक्ट नहीं, 100-150 किलोमीटर की बेल्ट पर पूरी पे इफेक्ट आता है। हर जगह की क्षेत्रीय अलग अलग, जैसे आपका नोएडा के पास इसका एक अलग इम्पैक्ट है, अयोध्या चले जाएंगे तो उसका किसी और फैक्टर के कारण इंक्रीज है, बनारस चले जाएंगे उसका किसी और कारण से सभी पूरा प्रदेश तरक्की करता है जब तरक्की होती है। किसी पर्टिकुलर बेल्ट से कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। कमल जी, आपसे सवाल ये कि आपने एक तो ये जो उदाहरण दिए ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं रीजनल क्षेत्रों की, जो छोटे क्षेत्र होते हैं, इनफैक्ट अगर हम टूरिज्म को ही देखें तो बहुत बढ़ावा दिया है योगी सरकार ने, उसमें भी स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। तो अयोध्या, प्रयागराज, ऐसे शहरों में, गोरखपुर या फिर कोई और, यहाँ पर छोटे शहरों में आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए बिल्डर्स की प्रेजेंस बढ़ेगी? बड़े बड़े बिल्डर्स इनका रुख करेंगे क्या? हाँ, वैसे विषय आपने बताया कि इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि मैं मेरठ से जोड़कर आपका विषय रखूं, जो क्वेश्चन है आपका। तो जैसे अभी मेरठ में बड़े बिल्डर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में मैं अभी ना आपको इस प्रकार से बता रहा हूं कि हमारा समूह अच्छा है, हमारी सोसाइटी अब अच्छी है। मेरठ मंडल जिसमें मैं बैठा हूं, आप लोगों की जानकारी के बता दूं कि 2 इन्वेस्ट यूपी हुए, एक 19 में हुआ, एक 22 में हुआ। टोटल पूंजी निवेश का 42% पूंजी निवेश मेरठ मंडल में है, टोटल उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसमें ग्रेटर नोएडा की भागीदारी ज़्यादा है, मैंने माना गाजियाबाद की हो सकती है, पर हम बहुत पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम विद्युत वितरण निगम का मैक्सिमम कलेक्शन मेरठ मंडल में उत्तर प्रदेश में पहले पायदान में है। इनकम टैक्स पेयर पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल पहले पायदान पे है। निबंध लेखन में जो भी रिकवरी आती है उसमें मेरठ मंडल पहले पायदान में है। अगर मेरठ मंडल पहले पायदान में है तो मेरठ की जो बारी है वो भी बहुत पीछे रहने वाली नहीं है। कारण क्या है कि उसका जो परिणाम आने वाला ना, हमको नेचुरल जो अभी लगा, अपना कोविड आया, कोविड ने हमें छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े रास्ते दिए। जैसे मेरठ के लिए मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी ना, जैसे जब हमारे यहाँ कोई घर में पूजन होता है, परिवार का उद्घाटन होता है, तो आचार्य आते हैं और आचार्य ना केवल 5 चीज़ें रखते हैं। धूप घास होती है, एक मिट्टी का डला होता है, एक अग्नि जलाई जाती है और एक लोटे में पानी होता है। पंचतंत्र की उसमें पूजा होती है, ऐसे वो करते हैं। और लास्ट में कहते हैं धूप में पानी पर डाल के ऐसा छींटा लगाते हैं और कहते हैं कि छींटा लगे नीर का, रोग कटे शरीर का। आपको बता दूं, पूरे एनसीआर में मेरठ से अच्छा पानी कहीं का नहीं है। आप बैठे हैं गुड़गांव में, अगर आप ये सोचें कि मैं घर में समरसेबिल लगा लूं, किसी की ताकत नहीं है। 5, 7, 8 लाख रुपए खर्च करने भी नीचे से ऊपर तक सेटिंग होती है, थाने से लेके ऊपर तक, तब एक समरसेबिल लग पाता है। आप नोएडा में रहते, पानी पीकर तो देखिए, सबके यहाँ पर एक जार आता है, जार में वो पानी इकट्ठा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उस पानी का व्यापार कर रही होती हैं, वो आती हैं सुबह, आपका एक पुराना मग दग जाती हैं, नया मग ले जाती हैं। ये तो नोएडा के प्राइसेस ज़्यादा है। हाँ, तब भी नोएडा के प्राइसेस में ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता, जितनी वहाँ इंडस्ट्री आई है अभी, और जितनी वहाँ सुविधाएं बढ़ी हैं, और जितना वहाँ पर रॉ मटेरियल, जैसे अभी आपने कहा, एक लाइन में कहा कि अब 3-4 करोड़ रुपए हेक्टेयर वहाँ रॉ लैंड हो गया है। अभी हमारे यहाँ रॉ लैंड ना 1 करोड़ रुपए हेक्टेयर में है।
अगर आप देखें गुणात्मक वृद्धि में तो मेरठ पीछे नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे यह अवसर मिला है, उत्तर प्रदेश में मैंने सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है मेरठ में, 100 एकड़ में। मुझे पुरस्कृत किया गया नंदी जी, माननीय योगी जी ने बुलाकर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुक्कुबुरा एक ऐसी बॉल है जिससे पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है। जब वो ऑस्ट्रेलिया से भारत आती है, 2 शहरों का चयन करती है, एक जालंधर एक मेरठ। जालंधर मेरठ में वो खाली मेरठ का चयन करती है। फिर जब वो मेरठ आती है तो उसकी लीगल टीम आती है, अप्रूवल टीम आती है। तो जो मैंने विकसित किया विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उसमें 10 साल से वो बॉल बना रही है। ये मेरठ है। हल्दीराम हमारे यहाँ, सफेक्स हमारे यहाँ है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ। अब मेरठ उड़ने की स्थिति में है। बहुत सारी चीजें जो विकास में अभी तक क्या था, हमारा आउटर बहुत मजबूत हो गया था, इनर हम थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। सोमेंद्र तोमर जी हमारे मंत्री के रूप में उपस्थित हैं, इन्होंने बहुत सारी इनर रिंग रोड्स पर प्रयास करना प्रारंभ किया है और ये चाहते हैं कि जैसे हमारा आउटर का जो प्रेशर इनर आ रहा है, अब हम लोकल लेवल पर कैसे सुदृढ़ हों। आउटर से तो हमने लोग बुला लिए, लेकिन आंतरिक में उनको गंतव्य स्थान से ले जाना और लाना थोड़ा अभी वर्तमान में टफ है। उसके लिए हमारे सारे पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, हमारी क्षेत्र अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जो शहर की छोटी छोटी चीज़ों में अभी बहुत सारे 1700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन गया है, उसमें लगभग 650 करोड़ रुपए की मंजूरियां प्रमुख सड़कों की हमें मिल भी गई है। तो मुझे लगता है कि पुराना शहर जो मंगल पांडे ने रचा, चाहे जैसे सबसे बड़ी आर्मी का स्थान मेरठ कैंट बना, जिसने भी माना उसने ये बताया मेरठ कुछ है, उसी परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ और अच्छा होने जा रहा है। राकेश जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि अगर कोई सुझाव देना चाहें आप यूपी सरकार को रियल एस्टेट मार्केट के लिए, तो आप वो दे सकते हैं। चैलेंजेस बहुत फेस करने को मिल रहे, रेरा आने से कितना बड़ा बदलाव हुआ, या फिर आप कोई और सुझाव देना चाहें? देखिए, रेरा आने से लोगों को लगता है कि इन्वेस्टर को बेनिफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टर के साथ साथ डेवलपर को बड़ा भारी बेनिफिट हुआ है। एक अविश्वास की भावना जो पैदा हो गई थी इन्वेस्टर और डेवलपर के बीच में, रेरा ने वो विश्वास कायम करने में सफलता प्राप्त की है। कुछ इनिशियल स्टेज पर रेरा के तकलीफ जरूर डेवलपर्स को रही, क्योंकि उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन आज जितनी भी स्कीमें आ रही हैं उसके अंदर डेवलपर भी तैयार है और इन्वेस्टर भी सोच करके अपना इन्वेस्ट कर रहा है कि उस टाइम पर योजना हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मेरा सुझाव योगी जी से भी है, एक निवेदन है, सुझाव नहीं बल्कि निवेदन कर सकते हैं हम, और सीईओ नोएडा और ग्रेट नोएडा से भी है, जो एक बहुत बेहतरीन स्कीम है जो स्पोर्ट सिटी की उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी, लेकिन वो सारी स्कीम अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। उस पर थोड़ा सा गौर कर दिया जाए तो बड़ी सुंदर 3-4 स्पोर्ट्स सिटी डेवलप हो सकती है, और जिनके अंदर लगभग 50,000 फ्लैट कंप्लीट हो सकते हैं और उनकी रजिस्ट्री हो सकती है। उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और जो बायर्स हैं उनकी एक समस्या है उसका भी समाधान होगा। ये मेरा सरकार से निवेदन है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच पे आने के लिए, और कमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, जो आपने बुलाया।